Hi guys, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here, and in this video I'm going to discuss about the life process respiration. हमने respiration के पहले nutrition पे already discussion कर लिया है. अगर आपको nutrition के videos देखने हैं तो आप मेरे playlist को follow कर सकते हो. So in this video I'm going to start with respiration. अब हमने ये पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन में जब प्रोसेस होता है तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को हम सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर वो सिंपलर फॉर्म्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ योर बॉडी. जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट सेल्स में आपके बॉडी के फूड पहुंच जाता है तो वो फूड का काम होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना. एंड द प्रोसेस जिससे आपको एनर्जी मिलेगी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज नथिंग बट रेस्पिरेशन. आपको यही याद रखना है. रेस्पिरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज गेन्ड बाय द सेल्स. So we can say that it is a biochemical process. Biochemical क्यों बोलेंगे? Because ये एक biological process है, but इसमें chemical nature में chemical reaction involved होता है, thereby biochemical process that generally involves intake of molecular oxygen from the environment. First आप क्या करोगे? अगर हम अपनी बात करते हैं तो पहले हम ऑक्सीजन सराउंडिंग से लेंगे. लेने के बाद हम फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे. ऑक्सीडाइज मतलब क्या? ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड करना. तो पहले आप ऑक्सीजन बाहर से लोगे आउटर एनवायरनमेंट से, फिर आपका जो डाइजेस्टेड फूड है जो आपके सेल में अभी प्रेजेंट है वो सेल में आपका ऑक्सीजन फूड में ऐड होगा. एंड जब ऑक्सीजन फूड में ऐड होगा तो जो बाई प्रोडक्ट्स उसमें बनेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी एनर्जी जनरेट होगी. जो एनर्जी जनरेट होगी उसे हम एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. यू नीड टू रिमेंबर दैट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is the energy currency of our cell. हमारी सेल जो है वो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रख सकती है. So basically it involves 4 different steps. First is intake of molecular oxygen from the environment. Second is stepwise oxidation of food with incoming oxygen. Third is elimination of carbon dioxide produced during oxidation. And fourth is release of energy, that is ATP, due to oxidation of food. So basically ये 4 steps human beings में involved होते हैं. बट अगर आप रेस्पिरेशन ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करो तो सिंपल रिएक्शन है काफी. जो ग्लूकोज सेल में आया है उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होगा जो आपने ऑलरेडी बाहर से ले ली है. ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगी एंड एटीपी जनरेट होगा या एनर्जी जनरेट होगी जिसे हम एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा ये हमारे लिए कंप्लीटली वेस्टेज है, ये हमारे सेल्स को नहीं चाहिए होता. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर देंगे, वाटर एंड एटीपी हम रीयूज कर लेंगे. ठीक है. सो ग्लूकोज विल ऑक्सीडाइज which means that oxygen will be added and then carbon dioxide, water and ATP will be released. बट ये जो मैं केस की बात कर रही हूँ ये ह्यूमन बींग्स में या उन ऑर्गेनिजम्स में जिसमें ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट ये उन्हीं की बात हो रही है जहां पे ऑक्सीजन लगेगा. ठीक है. तो बेसिकली हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बातें कर रहे हैं. अगर आप रेस्पिरेशन की ओवरऑल बात करते हो तो 2 डिफरेंट स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. एक को आप ब्रीदिंग बोलते हो और एक को आप सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग शायद दोनों सेम ही चीज है, बट आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग 2 डिफरेंट चीजें हैं. ब्रीदिंग जो है दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में आप क्या करते हो? आप सिंपली गैसेस को एक्सचेंज करते हो. आप ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न बाहर भेज देते हो. बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है to form carbon dioxide, water molecules and ATP or any other product जो according to the organism possible है. So basically respiration it consists of 2 different steps. One is breathing and the second one is called what? Cellular respiration. Yes.
Now if I talk of breathing, ये एक सिंपल प्रोसेस है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि इस प्रोसेस में आप क्या करोगे, यू विल टेक इन ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड इन रिटर्न व्हाट यू विल डू, यू विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी बॉडी कोई रिएक्शन नहीं करती, डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस आपके बॉडी में फॉलो होता है एंड देयर ओनली गैसेस, simple gases exchanges involved. So basically we are given that external respiration refers to inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide produced during oxidation of food. Second point, it is simple process of gaseous exchange. And third is that it does not include oxidation of food and release of energy. आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ही होगा, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होगा। हम जहाँ एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं तो वो एनर्जी जनरेशन जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा, पर यहाँ वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन आप लोगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर रिलीज कर दोगे। ठीक है, am I clear to you? Very good. फिर नेक्स्ट वी आर गिवन अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन और द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहले हमने क्या किया, हमने गैसेस एक्सचेंज कर ली, अब आपके बॉडी के अंदर काफी सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब वो ऑक्सीजन को हम यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, फूड को ऑक्सीडाइज करने में यूज करेंगे और उससे ही फिर हम एनर्जी जनरेट करेंगे। अब फूड को ऑक्सीडाइज करने का प्रोसेस और उससे एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, which is the second step involved in the process of respiration. So what is internal or cellular respiration? Internal or cellular respiration involves release of energy by oxidation of food and conversion of energy released into energy currency of the cell, that is adenosine triphosphate और ATP. तो हमें ये क्लियर हो गया है कि दो स्टेप्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, एक है ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। जब ब्रीदिंग की बात होगी तो सिंपली गैसेस एक्सचेंज हुआ है, ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउटसाइड। एंड जब इंटरनल रेस्पिरेशन की बात होती है तो वहां पे जो ऑक्सीजन आपने गेन किया है उसे आप यूज करोगे इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज योर फूड सो दैट यू कैन जनरेट एनर्जी for different physical processes that you need to do or need to perform. Am I clear? Good. फिर कुछ differences ये हैं अपने को between breathing and internal respiration. External respiration में हम बोल सकते हैं that it is a physical process. इसमें कोई reaction involved नहीं है, सिर्फ आपकी body की movement होती है और gases exchange हो जाते हैं. Second, we are given about internal respiration. It is a biochemical process. यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज दैट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस. मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें डायरेक्ट सेल के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं होता. आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स है स्पेशलाइज्ड, दैट इज लंग्स, उन्हीं में जो सेल्स है वही इन्वॉल्व है और गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सेल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है. Internal respiration में it takes place inside the cell, thereby it is intracellular process. Third point of difference is that it does not release any energy, rather it consumes energy. You need to remember, जब आप breathe करोगे तो आपका lungs, आपकी chest का जो region है वो ऊपर और नीचे जाएगा. जब आप inhale करोगे the chest cavity it increases in size. जब आप exhale करोगे the chest cavity, the size of the chest cavity decreases. तो कुछ मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है ब्रीदिंग करने के लिए, और मूवमेंट करने के लिए आपको पता ही है कि एनर्जी तो लगेगा. तो ब्रीदिंग करने के टाइम पे एनर्जी कंज्यूम ही हो जाता है रेदर देन एनर्जी रिलीज होने के. बट रेस्पिरेशन ओवरऑल इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी जो जनरेट हो रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल रेस्पिरेशन, इट रिलीजेस एनर्जी. ठीक है. एंड लास्टली वी आर गिवन that external respiration it is confined to certain organs only. ये मैंने आपको बता ही दिया कि lungs, bronchi और कुछ parts है आपके respiratory system के, सिर्फ वही breathing में involved होते हैं. But internal respiration जो है वो each and every cell आपके body का perform करता है. So thereby it occurs in all the cells of the
body. ठीक है? So this is the difference between breathing and internal respiration. Now let's move on to the next part. Next part में हमें दिया है that there are two different types of respiration. अब ठीक से सुनिएगा, एक है aerobic और एक है anaerobic. Aerobic respiration is that respiration where oxygen is required for oxidation of food. या generate करने के लिए energy आपको oxygen लगेगा. But on the other hand, there is another type of respiration, that is anaerobic respiration. This is a type of respiration जहां oxygen का involvement नहीं होता. Oxygen is not used in this process. So let's take up each one at a time. First हमें दिया हुआ है about the aerobic respiration. Here oxygen is used for respiration, ये हमने पढ़ लिया already. Second दिया है that during aerobic respiration, glucose is completely broken down into carbon dioxide and water by the process of oxidation. जो reaction हम पढ़ के आए हैं कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगी और एनर्जी जनरेट होगा, वो जो रिएक्शन था वो एरोबिक रेस्पिरेशन का ही था. यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद रखना है, जो भी ग्लूकोज पार्टिकल या फूड पार्टिकल आप यूज करोगे टू ब्रेक इट डाउन और टू ऑक्सीडाइज इट, उसका कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है एंड सबसे सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है. देयर बाय बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है. हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर आप ब्रेक करते हो, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होती है. Am I clear to you? One molecule of glucose, after complete oxidation during aerobic respiration, breaks down to form 38 molecules of ATP. Yes. And next we are given about anaerobic respiration. Now in case of anaerobic respiration, आपको क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं यूज हो रहा है, आपको पता है क्या यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन. इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की यूजेस एकदम जीरो है, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज नहीं होगी. thereby it is called anaerobic respiration. इस तरह के रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. सिंस यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो कोई भी पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन सिंस चाहिए, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जिसके वजह से एनर्जी जनरेशन भी बहुत ही कम है. यहाँ पे अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक करते हो, तो आपको उसमें से 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल सकती है. तो thereby we can say कि comparative to aerobic respiration, anaerobic respiration में complete oxidation नहीं है. Also यहाँ पे amount of energy generated is very very less compared to that of aerobic respiration. ठीक है? तो देख लेते हैं कि कैसे होता है रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में. इनिशियली आपका फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्लूकोज जो है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी. तो ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर पहुंचता है, साइटोप्लाज्म में ही उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है. मतलब साइटोप्लाज्म में ही आपकी बॉडी उसे ब्रेक करना स्टार्ट करती है. और वहां पे क्या होता है, एट फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 carbon molecule compound which is called pyruvate. Remember, one molecule of glucose breaks down to form 2 molecules of pyruvate. एक बार एक मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होगा, साइटोप्लाज्म में जाने के साथ साथ उसको ब्रेक करके आप 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हो. और जब ये कन्वर्जन होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है. आपको ये याद रखना है कि जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स है इनके बीच में, जब भी वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे कुछ एनर्जी हमेशा रिलीज होगी. तो सिंस 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, अब 6 कार्बन की जगह 3 ही कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 6 वाला डिवाइड होके 3 कार्बन कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया. तो एक मॉलिक्यूल यदि 2 में डिवाइड होगा तो कुछ बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ही है, वो ब्रेकिंग में क्या होगा, आपका एनर्जी जनरेट होगा. ये जो पाथवे है ये कॉमन है फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रिएक्शन. हमेशा whether it is aerobic or anaerobic, the glucose will be first converted to pyruvate. Then let's check out what becomes the fate of pyruvate in case of different organisms.
If I talk of anaerobic respiration, the yeast is an organism which follows anaerobic respiration. Here, in absence of oxygen, in the cytoplasm itself, the pyruvate it tends to convert into ethanol, carbon dioxide, and energy. Ethanol is a 2-carbon molecule. Then carbon dioxide is formed, and how much ATP will be formed? 2 ATPs will be formed. Very good. And in this case, remember, anaerobic respiration जब होता है, तो breakdown of pyruvate to ethanol, carbon dioxide, energy is called fermentation. या glucose breakdown को in absence of oxygen हम fermentation बोलते हैं. ईस्ट के बारे में दिस इज वेरी पॉपुलर कि ईस्ट वाइन प्रोडक्शन में यूज होती है, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होती है. इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल ही है, तो इसीलिए हम वहां पे बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमारे लिए बेनिफिशियल टर्न आउट होता है और हम इसे कमर्शियली भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट अल्कोहल और इथेनॉल आउट ऑफ ईस्ट. The next we are given about what happens when lack of oxygen takes place in our muscle cells. अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. हम लोग जो है we generally go for aerobic respiration. हमारे बॉडी में aerobic respiration ही होता है. But what about muscle cells? यहाँ पे क्यों लिखा है कि lack of oxygen होगा? आप अगर सडनली कुछ विगरस एक्सरसाइज करने लग जाओ तो क्या होता है, आफ्टर सपोज लॉट्स ऑफ रनिंग, आप एकदम से दौड़ रहे हो तो दौड़ने के साथ साथ आपका मसल को एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी बॉडी उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती है जितना ऑक्सीजन उन्हें चाहिए. तो उस पर्टिकुलर केस में आपका मसल इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन वो अपने स्टोर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है इन एनारोबिक प्रोसेस. और एनारोबिक प्रोसेस जैसे ही फॉलो होता है तो हमारे मसल सेल में इट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड and some amount of energy is released. Again 2 ATPs are formed, but lactic acid as a product form होता है. एंड धीरे धीरे जब आप रुक जाओगे तो आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम मिलेगा इन ऑर्डर टू इनहेल लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन फिर से मसल सेल्स के पास जाएगा और सबसे रिक्वायर्ड अमाउंट में अगर आ जाएगा, मिलेगा उनको, तो उस समय लैक्टिक एसिड विल बी फर्दर डिवाइडेड एंड फिर से उनका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्जन होगा विद जनरेशन ऑफ एटीपी. ठीक है. सो फॉर द टाइम जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो या आपकी मसल एक बार में बहुत ह्यूज एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेती है अगर, तो उस केस में आपके स्केलेटल मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं. वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड लैक्टिक एसिड की वजह से कभी कभी पेन भी होता है जब वो एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाती है. तो जैसे ही पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है हमारे मसल सेल्स को, वो लैक्टिक एसिड ब्रेक होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फर्दर एनर्जी इज जनरेटेड. बट इन जनरल केस दिस इज नॉट हैपन. एंड व्हाट इफ आई टॉक ऑफ प्योर एरोबिक रेस्पिरेशन? ये जो दो केसेस हमने पढ़े हैं, इन केस ऑफ ईस्ट एंड इन आवर मसल सेल्स, ये दोनों ही एनारोबिक के टाइप्स हैं. बट अगर हम अपने नॉर्मल सेल की बातें करते हैं या कोई भी नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन फॉलो होता है, तो इट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है. वेयर, इन विच पार्ट ऑफ द सेल? इन द साइटोप्लाज्म. And then from there it moves inside the mitochondria of the cell. Remember, this is very important. In case of human beings and other organisms and different cells which perform aerobic respiration, the glucose are first converted to pyruvate in cytoplasm. This is common for both aerobic and anaerobic, but exclusively in aerobic, further conversion of pyruvate to carbon dioxide, water and energy. This takes place inside the mitochondria and in presence of oxygen. अभी पाइरुवेट का जो कन्वर्जन होगा, डिवीजन होगा, ये प्योरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होंगी ऑल टुगेदर. तो आपको ये याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सेल के दो डिफरेंट पार्ट्स में होता है. अगर हम ग्लूकोज से पाइरुवेट के कन्वर्जन की बात करें तो वो होता है इन साइटोप्लाज्म, एंड पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी की अगर बात करें तो वो होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया.
बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अंटायर कन्वर्जन जो है, अंटायर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली आपका साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी दैट इज ओनली 2 एटीपीज, बट जो एरोबिक में प्रोड्यूस होगी दैट इज 38 एटीपीज। आपको ये भी याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एंड ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, इन्हें इसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। एंड ये जो कन्वर्जन है ये कॉमन है for both the pathways, whether it is aerobic respiration or it is anaerobic respiration. So in today's video we discussed about what is respiration, how many types of respiration are there, and what are the steps involved in respiration. We discussed about the differences between breathing and internal respiration, and we discussed the differences about the anaerobic and the aerobic respiration as well. In the next video I'll take up how can we convert ADP to ATP, how our body does that, and we will also discuss about how respiration takes place in case of plants. So stay tuned to my channel. I'll soon upload another video for the topic. If you like my videos, please hit the like button. Please share the videos and subscribe my channel. This much for the video. Goodbye.